Good morning students. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हुई और कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हुई और लोगों ने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना क्रिएट हुई, जिसके थ्रू 1789 का रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद फ्रांस में एक बिल्कुल नए चेंजेस आ गए। 1789 के में जब चेंजेस आए, उसके बाद जब डायरेक्टरी रूल कर रही थी फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कर रही थी, तो उस समय मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे जो जैकोबिन क्लब के सुप्रीम थे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी 5 मेंबर्स की, वो डायरेक्टरी कहलाई। डायरेक्टरी जब साल रूल कर रही थी तो डायरेक्टरी के मेंबर्स में आपस में बन नहीं रही थी और आपस में तनातनी चल रही थी, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। इसी वैक्यूम, इसी खालीपन का फ़ायदा उठा करके नेपोलियन ने एक फ्रांस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, फ्रांस के ऊपर, और फिर उसने 1804 में उसने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया और अपने को एक डिक्टेटर के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो नेपोलियन क्या था? नेपोलियन फ्रांस का एक मिलिट्री जनरल था और बाद में उसने चल करके मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश किया। हम लोगों ने कल के वीडियो में ये सब पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जब नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया या फ्रांस के सिंहासन पर वो बैठ गया, तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। उसने क्या किया? उसने उस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जो कि फ्रांस में थी पहले से, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, मैनी रिफॉर्म्स लाए। तो जब नेपोलियन ने ये फ्रांस में कब्जा किया, उसके बाद उसने आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, इनके ऊपर भी अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपना एक लार्ज एम्पायर बना लिया, एक बड़ा साम्राज्य बना लिया और उस साम्राज्य में उसने नए नए सुधार किए। तो उसने क्या किया? उसने फर्स्ट नेपोलियन ने डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड अ रैशनल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेपोलियन ने क्या किया? डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी और बहुत तार्किक प्रशासनिक व्यवस्था लाई। तो बच्चों, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के बाद अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे आएगा, क्योंकि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो कहाँ आता है? डेमोक्रेसी में ही आता है। लेकिन नेपोलियन ने तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर ये एफिशिएंट एंड रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे आया? क्योंकि नेपोलियन ने ये महसूस किया कि अगर उसको इन सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना आधिपत्य बनाए रखना है तो उसको एक अच्छी व्यवस्था लानी होगी, जिससे कि वो इन सभी एरिया पे अपना आधिपत्य जमा सके। तो इसलिए उसने बहुत सारे सुधार किए। उसमें जो सुधार किए थे, जो मैनी रिफॉर्म्स लाए थे, उसमें फर्स्ट था एबॉलिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पर बच्चों नाइन्थ का मैं रिकॉल करा दूँ कि नाइन्थ में भी आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। तो उस समय का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइड थी? 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोग क्लर्जी कहलाते थे, सेकेंड स्टेट के नोबेल्टी और थर्ड स्टेट में पीजेंट, आर्टिसंस और बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो थे वो क्या कहलाते थे? अरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे, कुलीन वर्ग कहलाते थे, क्योंकि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली थी। किस लिए मिली थी? क्योंकि इन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया था। तो इनको क्या फैसिलिटीज़ मिली थी कि इनको वोट देने का राइट था, इसके साथ ही साथ इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो अब जो थर्ड स्टेट है, पीजेंट और आर्टिसंस आते थे, तो वो बेचारे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। नेपोलियन ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अब कोई भी बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप भी कॉम्पीट करिए और आप भी जो भी आपको हासिल करना है हासिल करिए। अब पहले आधारित जो पहले की व्यवस्था चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी।
तो इस तरह से उसने जो एबॉलिश द प्रिविलेज बेस्ड वर्क ये खत्म कर दिया एंड एस्टैब्लिश लॉ ऑफ इक्वालिटी, और उसने साथ ही साथ इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया। लॉ ऑफ इक्वालिटी में सभी के लिए नियम कानून बराबर हैं, समान है। पहले क्या होता था, पहले के समय में फ्रांस में, अदर कंट्रीज़ में ये होता था कि जो राजा के बच्चे होते, जो क्लीन घर के बच्चे होते थे, उनके लिए अलग नियम होते थे, गरीबों के बच्चों के अलग नियम होते थे, अदर कास्ट जो थी उनके बच्चों के लिए, सबके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। नेपोलियन ने इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया और सबके लिए लॉ ऑफ इक्वालिटी इस्टेब्लिश किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रिफॉर्म जो नेपोलियन ने किया वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, सर्फडम को खत्म किया एंड मैनोरियल ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब यहाँ पर आपके सामने तीन नए टर्म्स क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था उसको कहते हैं कि जैसे कि एक राजा होता है, उसका पूरा साम्राज्य होता है, तो वो उस पूरे साम्राज्य को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामंतों को अपॉइंट कर देता था, जस्ट लाइक प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर। इस समय जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो राजा है, तो वो एमपी में जाकर के नहीं सरकार को गवर्न कर सकते, देख सकते, कर्नाटका में नहीं जाके देख सकते, इसलिए उन्होंने अलग अलग लोगों को वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। ठीक उसी तरीके से उस समय में फ्रांस की सोसाइटी में ये फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, तो इसको भी नेपोलियन ने खत्म किया। और इसके साथ ही साथ सर्फडम। सर्फडम की मीनिंग होती है कृषक दासता या दास कृषक। दास कृषक मतलब कि जो सामंत होते थे वो पीजेंट को अपने यहाँ बंधक बना लेते थे और उनको लेबर के रूप में, उनसे किसानों को लेबर के रूप में उनसे काम कराते थे। एंड मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज मतलब मैनर एक बहुत बड़ा किसान होता था जो कि पीजेंट के ऊपर टैक्स लगाता था, तो इससे भी किसान बहुत, पीजेंट बहुत परेशान रहते थे। तो नेपोलियन ने ये सारे ड्यूज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब नेपोलियन ने इतना सारा काम किया तो लोगों को लगने लगा कि जो नेपोलियन है वो केवल ऊंचे लोगों के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे उनको ये लगने लगा कि ये अच्छे मॉडर्नाइजर हैं, ये अच्छे चेंजर हैं, ये चेंज ला रहे हैं, तो इससे लोगों के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। नेक्स्ट रिफॉर्म था गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, अब यहाँ एक नया टर्म क्रिएट हुआ है, गिल्ड। गिल्ड क्या होता है, गिल्ड अलग अलग लोगों का एक समूह होता है। जैसे इंडिया में भी प्राचीन काल में अलग अलग लोगों की एक श्रेणियाँ होती थी, व्यापारियों की अलग श्रेणियाँ होती थी, कारीगरों की अलग श्रेणियाँ होती थी, अलग अलग समूह बना लेते थे और वो सब साथ में, वो अलग अलग जगहों पे रहते थे लेकिन काम वो साथ करते थे, तो इससे उनको इजी हो जाता था, उनके पास पावर रहती थी और उनको बार्गेनिंग करने में इजी हो जाता था। तो नेपोलियन के पहले ये जो गिल्ड थी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, तो नेपोलियन ने इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ट्रेड को फ्लरिश हो, ट्रेड जो है, व्यापार और बिजनेस, वो खूब फले फूले और ज़्यादा तरक्की हो, जिससे कि देश की ग्रोथ हो, तो इसलिए उसने इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, जिससे मर्चेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह में सामान ले जाने में असुविधा ना हो और उनको इजी हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि उसने सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा रखा, फिर उसने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को एंड किया और लॉ ऑफ इक्वालिटी को लाया, थर्ड उसने फ्यूडल सिस्टम का एंड किया, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया, फोर्थ था गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज, कॉमन नेशनल करेंसी। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, इट मीन्स कि जब नेपोलियन आया तो उस समय फ्रांस आपको पता है कि मैंने कल ही डिस्क्राइब किया कि 39 स्टेट्स का फेडरेशन था, अलग अलग राज्य थे छोटे छोटे, और हर एक राज्य की अलग अलग करेंसी होती थी, अलग अलग वेट एंड मेजर की यूनिट होती थी।
तो इससे क्या होता था, इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी मर्चेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में और बिजनेस करने में। नेपोलियन ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसने सबसे पहले इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया, वेट एंड मेजरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसके एक निश्चित मानक बना दिए, जैसे कि एलए एक क्लॉथ मेजरमेंट की यूनिट बना दी, और एलए क्लॉथ मेजरमेंट की यूनिट थी, उसके अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग मेजरमेंट होते थे, किसी में वो 11.5 इंच होती थी, हैम्बर्ग में वो 12.2 होती थी, तो इस तरह से अलग अलग, इससे मर्चेंट को बहुत प्रॉब्लम होती थी। नेपोलियन ने सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया और एक व्यवस्था को लागू कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू कर दिया, और कॉमन नेशनल करेंसी, उस समय के फ्रांस में 32 करेंसी थी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग करेंसी थी, तो नेपोलियन ने उन सबको खत्म करके केवल 2 करेंसी को और एक को लागू रखा, उसमें एक कॉमन नेशनल करेंसी को बना दिया। तो इस तरीके से आई होप कि यहाँ तक सिविल कोड ऑफ 1804 आपको क्लियर होगा, जो कि नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये मॉडर्नाइज लाया, इसने मॉडर्नाइजेशन पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज किया, यूरोप में चेंजेस आए, इसकी वजह से इसने पूरे यूरोप को एक लॉ एंड रेगुलेशन में एक नई लाइन दे दी। सारे यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे वो ये सोचने लगे कि जब फ्रांस में इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो उसे भी हम अपने देश में लागू करेंगे। तो इसलिए उन्होंने नेपोलियन का पहले तो खूब खुले मन से स्वागत किया कि नेपोलियन एक मॉडर्नाइजर है, एक चेंजर है, और वो चाहते थे कि नेपोलियन उनके देश पर आक्रमण करे, और जैसी प्रणाली उसने अपने देश में लागू की है उनके देश में भी लागू करे। तो इस तरह से हम पाएंगे कि ये पूरा सिविल कोड ऑफ 1804 ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम पाते हैं कि जब स्टार्टिंग में जिन्होंने नेपोलियन का वेलकम किया था, इनिशियली दोज हु वेलकम द नेपोलियन, लेटर दे starting oppose Napoleon because they realized that political freedom and modern principles can't go hand in hand. It means कि वो उनको ये लगने लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम राजनीतिक स्वतंत्रता और आधुनिक प्रिंसिपल्स, आधुनिक जो आधुनिकता के सिद्धांत है वो साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए जिन्होंने पहले नेपोलियन का स्वागत किया था वो उसका अपोज करने लगे। तो फ्रेंच आर्मीज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी enthusiasm soon turned into hostility। इसलिए जो फ्रेंच आर्मीज थी जिसको कि स्वतंत्रता का दूत माना जाता था और उनका खूब वेलकम किया जाता था, तो लोगों की जो ये आशा थी वो धीरे धीरे किस में टर्न होने लगी, विद्रोह या विरोध में टर्न होने लगी। क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज के लोगों को ये लगने लगा कि नेपोलियन के आने से उनकी पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो खत्म होने जा रही है। ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा क्यों उनको लगने लगा? क्योंकि ये तो माना ही जाएगा ना कि जो नेपोलियन है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रांस का डिक्टेटर है। भले ही उसने अदर कंट्रीज पर अपना कब्जा कर लिया है और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके मन में अपने फ्रांस के प्रति ज़्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी और वो उसकी भलाई के लिए ही काम करेगा। इसलिए अदर कंट्रीज़ के लोगों को लगने लगा कि वो उसके गुलाम बन करके रह गए हैं, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता छीन गई है। इसलिए धीरे धीरे उन लोगों ने उसका अपोज करना शुरू कर दिया, और उसका अपोज करने के जो कारण थे वो क्या कारण थे? पहला था इंक्रीज टैक्सेशन। अब नेपोलियन ने इतना लार्ज एम्पायर बढ़ाया तो उसको पैसे की, नेचुरल है कि उसको पैसे की जरूरत तो होगी। अब पैसा वो इतना कहाँ से लाएगा? फ्रांस के राष्ट्रों से जितना उसने लगाना था लगा दिया। अब वो उस अतिरिक्त पैसे के लिए वो उन्हीं राज्यों के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा, तो जिससे वहाँ की पब्लिक परेशान हो गई। नेक्स्ट था सेंसरशिप। इसके साथ ही साथ उसने क्या किया, इन कंट्रीज पर सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगना। प्रतिबंध लगाना मतलब कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, सही या गलत का निर्णय नेपोलियन की गवर्नमेंट करेगी।
तो इस तरीके से प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, चैनल जो भी आप पब्लिश करते हैं उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, स्पीच पर या लोगों के भाषण देने पर सेंसरशिप लगा दी। नेक्स्ट स्टेप था फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मीज। अब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए नेपोलियन को फोर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसने जितने फ्रांस के सैनिक थे उसने उनको फोर्स में तो इन्वॉल्व कर लिया, अब और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लाएगा? तो इसके लिए उसने जो भी कंट्रीज़ को कॉन्कर किया था वहाँ के लोगों को फोर्सली वो फोर्स में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगा, ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालने लगा कि सेना में भर्ती हो। इससे लोगों के मन में धीरे धीरे विद्रोह की भावना फैलने लगी और लोग उसका अपोज करने लगे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। सिविल कोड ऑफ 1804 जो कि नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, और नेपोलियन ने क्या क्या सुधार लाए और इसके साथ ही साथ उसने क्या कारण थे जिनकी वजह से जो लोग पहले नेपोलियन का वेलकम कर रहे थे वो उसका अपोज करने लगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। So let's continue my topic. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से सिविल कोड ऑफ 1804 जो कि नेपोलियनिक कोड था उसको नेपोलियन ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या रिफॉर्म लाए। अब आगे हम लोग का जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हम लोगों ने ये हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम लोगों ने अभी तक फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व होते हुए देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे ये नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। फ्रांस का सेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे ये यूरोप में देखेंगे। फ्रांस की जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हुए यूरोप के अदर कंट्रीज़ में भी पहुंच रही थी और लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो रही थी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उस समय के फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, समाज कैसा था, लोग कैसे थे। तो ये माना जाता है कि उस समय फ्रांस के समय में जब यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हो रही थी तो उस समय कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं होता था। फ्रांस में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई भी मॉडर्न स्टेट्स नहीं होते थे। क्या होते थे उस समय? किंगडम्स होते थे, साम्राज्य होते थे, राजाओं के साम्राज्य होते थे। और वो क्या करते थे कि वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करते थे। उनके मन में ख्याल आया, राजाओं के मन में, किसी राजा के मन में कि हमको अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। तो रात में ये विचार आया और सुबह उठ के उसने उस राज्य पर हमला कर दिया। तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हैब्सबर्ग एम्पायर का जो किंग था उसने सोचा कि हमको बेल्जियम को या किसी को अपने पर हमला करना है, उसको अपने अंडर करना है। रात में उसने प्लान बनाया और सुबह उठ के उसने बेल्जियम पर अटैक कर दिया। और सुबह जब बेल्जियम की पब्लिक उठ के देखी तो उसने वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में थी। तो इस तरह से क्या होता था कि लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं होती थी, नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं होती थी, ये दिक्कत आती थी। तो इस तरीके से हम पाएंगे, तो इसको हम इस नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसको हम हैब्सबर्ग एम्पायर के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रिया और हंगरी है, उसमें इंक्लूडेड थे कौन कौन से रीजन इंक्लूडेड थे? टेरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड एंड बोहेमिया। और लोग क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। और बाकी अगर हैब्सबर्ग एम्पायर का जो भी किंग रहा हो उसने ये सोचा कि हमको अटैक करना है और उसने किसी कंट्री को अपने अंडर में कर लिया, तो लोगों को ये लगेगा कि हम लोगों के मन में नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर इंडिया का जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों ने शामिल होकर के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी एंड उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया, तब जाके हमको फ्रीडम मिली। तो
इसी तरीके से हम ये देखते हैं, ये हम सोचेंगे कि जब हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन एंड इटालियन, तब फिर उनमें नेशनैलिटी की फीलिंग कैसे आई, लोगों ने आवाज़ कैसे उठाई, लोगों के मन में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना कैसे आई। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जब हमारे पास कोई मोटिव होता है, जब हमारे पास कोई टारगेट होता है, तो हम उसके खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ भी क्यों ना हो, हम आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ये बात हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर भी लागू होती है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हुई। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि उस समय की फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो उस समय की फ्रेंच सोसाइटी दो मेजर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट थी, द एरिस्टोक्रेट एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेट ये नया टर्म है, ये आपको जर्मनी में भी मिलेंगे, फ्रांस में की कंट्री में भी मिलेंगे, बेल्जियम में मिलेंगे, एरिस्टोक्रेट जो टर्म है। लेकिन वो अलग अलग जगहों पे रहते हुए भी उनमें आपस में यूनिटी है, वो आपस में यूनाइट रहते हैं। ये कौन होते थे एरिस्टोक्रेट? एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है राजशाही। राजशाही मीन्स राजा के परिवार से संबंध रखने वाले या कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग। तो ये रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, रिच लैंडेड मतलब ये अमीर होते थे और इनके पास बहुत बड़ी स्टेट्स होती थी, संपत्ति होती थी। सेकंड पॉइंट है यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन, और वे एक क्लास के रूप में यूनाइट रहते थे। और भले ही उनमें रीजनल डिवीजन पाया जाए कि अलग अलग जगह पर पाए जाते थे, जर्मनी में, तो क्लास के रूप में मीन्स कि उनको ये मानना था कि वो सभी एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, उनकी जो स्टेटस है वो सेम है, उनका कल्चर सेम है, और तो इसलिए वो इस रूप से यूनाइट थे। नेक्स्ट है ओन स्टेट स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। उनके अपने खुद की स्टेट्स होती थी और वो फ्रेंच बोलते थे, कॉमनली वो फ्रेंच बोलते थे, और किस तरह से कनेक्टेड रहते थे? टाइज ऑफ मैरिज, मैरिज के, शादी के बंधन के द्वारा वो कनेक्ट रहते थे। ये आपस में एक दूसरे में शादी करते थे। मान लीजिए जर्मनी में रहने वाला कोई एरिस्टोक्रेट है, वो बेल्जियम के एरिस्टोक्रेट के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर सकता था। फॉर एग्जांपल शायद 9th का आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि लुइस 16 जो था उसने किससे मैरिज की थी? मैरी एंटोनिएट से। मैरी एंटोनिएट जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, और लुइस जो था वो फ्रांस का था। तो दोनों आपस में एक ही वर्ग को, एक ही क्लास को बिलोंग करते थे। और शायद आपको रिकॉल करा दूं कि बाद में जब लुइस ने ये प्लान बनाया कि वो असेंबली के ऊपर हमला करेगा, तो उसने ऑस्ट्रिया और प्रशा से हेल्प मांगी। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा ने उसको हेल्प करना एग्री कर लिया था, क्योंकि जो मैरी एंटोनिएट थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक ही क्लास को बिलोंग करते थे। लेकिन जो ये एरिस्टोक्रेट थे वो बहुत कम संख्या में पाए जाते थे, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, अफसर जो होते हैं वो कम ही होते हैं, नॉर्मल पीपल ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये एरिस्टोक्रेट संख्या में कम पाए जाते थे, ज़्यादा संख्या में पीजेंट और आर्टिसन थे। साथ ही साथ ये एरिस्टोक्रेट वो थे जिनको कि फ्रांस की सोसाइटी में इनको बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस मिली थी। बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस मैंने पहले ही बताया था कि जन्म आधारित सुविधाएं मिली थी, इनको वोट देने का राइट था और इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये हमारा एक क्लास हो गया फ्रेंच सोसाइटी का, द एरिस्टोक्रेट। अब मेरा सेकेंड क्लास है द न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास क्या है? ये न्यू मिडिल क्लास कैसे क्रिएट हुआ और इसने कैसे फ्रेंच सोसाइटी में अपनी प्लेस बनाई, इसको हम समझेंगे। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जैसे जैसे यूरोप से नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से यूरोप के अदर कंट्रीज में फैली, और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी थी यूरोप में। ब्रिटेन में और इंग्लैंड में, ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो ऐसी कमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हुआ। कमर्शियल क्लासेस उन क्लासेस को बोलते हैं जो कि पूरे बिजनेस और इन इंडस्ट्रीज को ओन करते थे। ये इंडस्ट्रीज उनके ही द्वारा गवर्न होती थी।
तो ये जो कमर्शियल क्लासेस थी वो आगे चल करके मिडिल क्लास कहलाई। मिडिल क्लास इसलिए कहलाई क्योंकि ये ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट किसमें आ जाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन। ये मिडिल क्लास इसलिए कहलाए क्योंकि ना तो एरिस्टोक्रेट के बराबर ही थी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट की तरह ही उनके पास एरिस्टोक्रेट की तरह उनके पास बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस नहीं थे, और ये ना ही ये पुअर आर्टिशंस कहलाते के उस पीजेंट के कैटेगरी में आए, क्योंकि उनके वो बहुत गरीब होते थे और उनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं था, बल्कि इसके विपरीत इनके पास पैसा था। तो इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन इस मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपनी पावर कैसे बढ़ाई, क्योंकि जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अगर हमको समाज में अपने को एग्जिस्ट करना है, बनाए रखना है, तो हमारे पास भी पावर आनी चाहिए, और ये पावर हमारे पास तभी आएगी जबकि हम पढ़ेंगे और लिखेंगे, पढ़े लिखे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिया। तो दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास demanded national unity and opposed the privilege of aristocracy। तो ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास एक नया टर्म क्रिएट हुआ। तो ये जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, ये लिबरल मिडिल क्लास क्यों कहलाया? लिबरल एक नया टर्म है, इसका मतलब होता है एक अलग सोच वाले, खुले विचारधारा वाले। आगे चल के चैप्टर में एक पूरा टॉपिक ही लिबरलिज्म पर केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो मिडिल क्लास है ये लिबरल मिडिल क्लास कहलाई, और ये खुली सोच वाले, एक अलग सोच वाले थे। इन्होंने क्या डिमांड रखी? इन्होंने ये डिमांडेड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, और अपोज द प्रिविलेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और उन्होंने जो कुलीन वर्ग को, राजशाही को जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस मिली थी उसका अपोज करना शुरू, क्योंकि इनके बच्चे जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने तर्क करना सीख लिया, उन्होंने बोलना सीख लिया, उनको आवाज़ मिल गई पढ़ाई लिखाई होने के कारण प्लस पैसा होने के कारण। तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स जो कि पहले से ही इनको इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं और इनको कुछ ना करने के बावजूद भी इनको सब कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने अपोज करना शुरू किया और फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ ये डिमांड लेकर गया गया कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए लॉ ऑफ इक्वालिटी इस्टेब्लिश किया जाए, और जो बर्थ बेस्ड जो नौकरशाही या राजशाही को जो सुविधाएं दी गई हैं वो खत्म हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े इस चैप्टर में? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि किस तरीके नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होते हैं, फिर नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड पढ़ा। अब ये हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आप नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर क्लियर कर दूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।